हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि लिया गया है हमारा साइकोलॉजी यूनिट 3 से। ठीक है, तो वही जो यूनिट 3 है साइकोलॉजी के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है एडजस्टमेंट, तो उसी का नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा। और टॉपिक के अंदर हमारी चीजें आएंगी समराइज्ड कंडीशन फॉर द हेल्थ एडजस्टमेंट। तो भाई समराइज कंडीशन का मतलब हो जाता है कि भाई हमारी कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, यानी कि एडजस्टमेंट करने के लिए और स्वास्थ्य के लिए पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि हेल्थ एडजस्टमेंट के लिए अगर आपको हेल्थ के साथ एडजस्ट करके चलना है तो कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा, कुछ चीजों को मानना पड़ेगा, कुछ चीजों को अपने जीवन में पर्टिकुलर शामिल करना पड़ेगा ताकि आप अपनी हेल्थ के साथ एडजस्ट करके चल सकें। ठीक है, तो हेल्थ एडजस्टमेंट में हमारा इन्होंने बताया है इट कैन बी कंक्लूड दैट द फॉलोइंग समराइजिंग कंडीशन कैन बी द बेस्ट गाइड एंड हेल्थ एडजस्टमेंट ऑफ पेरेंटली ऑफ द डिप्रेटिव चाइल्ड। तो वही इन्होंने बताया है कि भाई अगर हम किसी भी तरीके का जो है एक तरीके से कंक्लूजन निकाला जा सकता है। कंक्लूजन कैसे निकाला जा सकता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता से वंचित जो हमारे बच्चे होते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते हैं, तो उनकी जो हेल्थ एडजस्टमेंट है उसके लिए कुछ चीजें जो है या फिर कुछ परिस्थितियां जो है वो सबसे ज्यादा हमारी मार्गदर्शन हो सकती है। ठीक है, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, तो उनके साथ किसी भी तरीके का जो हमारा किया जाता है स्वास्थ्य के लिए जो एडजस्टमेंट जो की जाती है या किसी भी प्रकार की हमारी जो परिस्थितियां हैं, तो वो हमारी सबसे ज्यादा जो है मार्गदर्शन कर सकती हैं। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है वो इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी कंक्लूजन के अंदर हमारे कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने रखे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है टू मेंटेन आवर सेल्फ फिजिकली एंड थ्रू हाइजीनिक हैबिट टू रेस्ट डाइट एंड क्लीननेस। तो सबसे पहले हमारा क्या मेंटेन करके रखना जरूरी है एक बेबी के लिए शारीरिक रूप से, कि भी बच्चा जो है अच्छा हो, अच्छा इन द सेंस कि स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो। हाइजीनिक हैबिट उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि अच्छी आदतें उसके अंदर होनी चाहिए, साफ सुथरा रहने की। हैबिट ऑफ रेस्ट, कि भाई वो आरामदायक स्थिति में रहे। ठीक है, और डाइट एंड क्लीननेस, भाई वो अच्छा खाए, अच्छे खाने पीने की और स्वस्थ बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसका जो आराम है, जो उसका खाना पीना है, जो उसकी स्वच्छता के लिए जो अच्छी आदतें हैं, उनके माध्यम से खुद को अपने क्या करना है, खुद को जो शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और माध्यम हमारे कौन से हैं, स्वच्छता है, खाने पीने की हैबिट है, सोने की हैबिट है, साफ सफाई की जो हैबिट होती है, तो ये सारी की सारी मेंटेन करके अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट आ जाता है to face trouble, worries, fear, and try to solve them. Or similarly to the avoid strain and the try to the development sanitary maintain several of the enhancing हॉबीज एंड द इंटरेस्ट ऑफ राइटिंग एंड स्पोर्ट। तो भाई इनके अंदर क्या आ जाता है, किसी भी तरीके का ट्रबल है, फेस ट्रबल कर, यानी कि किसी भी तरीके की परेशानियां हैं इसमें, वरीज चिंताएं हैं, अगर फियर अगर डर है, ठीक है, तो परेशानियां हैं, चिंता है, किसी भी तरीके का जो डर का जो सामना है, सामना करना और उनको क्या करना, सॉल्व देम, और उसको हल करने का प्रयास करना। ट्राई टू सॉल्व देम, यानी कि किसी भी तरीके की आपके जीवन में परेशानी है, चिंता है या फिर डर है, तो उनको सॉल्व करने का सामना करना। सिमिलरली टू अवॉइड स्ट्रेन, तो इसी प्रकार से जो किसी भी तरीके का स्ट्रेन है यानी कि तनाव है उससे बचना। और ट्राई टू डेवलप ऑफ द सैनिटरी मेंटेनेंस, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मन की शांति को डेवलप करने का प्रयास करना। और किसी भी प्रकार का अगर कुछ लिखना है या खेल जैसी कई ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हम जो हमारी हॉबी होती है, जिनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, हमें शौक होता है, तो उसको बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको किसी भी तरीके की चिंता, टर्बल या फियर वगैरह को अगर आपने दूर करना है, दूर करने का प्रयास करना है, टेंशन को दूर करने का अगर प्रयास किया जाता है, तो मन की शांति को डेवलप करने के लिए सारी की सारी जो चीजें अगर आप लिखने का प्रयास कर रहे हैं या फिर इसके साथ आपके जितने भी इंटरेस्ट हैं, पेंटिंग है, डांसिंग है या और भी तरीके की जो आपकी हॉबीज हैं, ठीक है, तो वो चीजें क्या कर सकते हैं आप अपनी जो जैसी भी आपकी किसी प्रकार की रुचि है, किसी प्रकार का आप इंटरेस्ट है या फिर जो शौक है, उसको बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किससे, उससे स्ट्रेस वगैरह की जो चीजें होती हैं वो हमारी लगभग दूर हो जाती है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है इन्होंने टू सर्च ऑफ डिजायरेबल वेज टू एक्सपेक्ट द जो हमारी जैसे कि डिस्टर्बिंग जो हमारी इम्पल्स या फिर हमारे इमोशंस जैसी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। यानी कि इन्होंने बताया कि परेशान करने वाले हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं ना, तो जितने भी इमोशंस हमारे होते हैं या जितनी भी हमारे जो एक्सप्रेस करते हैं, डिजायरेबल एक्सप्रेस जो हमारे होते हैं, तो उनको व्यक्त करने के लिए हम जो है अच्छे तरीके हमें खोजने चाहिए कि भी हमने जो अपनी जो भावनाएं हैं वो किस तरीके से व्यक्त करनी चाहिए, किस तरीके से हम उनको बाहर निकालें। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का तरीका होता है अपना, कोई बहुत ज्यादा रोता है, कोई बहुत ज्यादा लड़ता है, कोई जो ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई जिमिंग करता है, उसके जरिए अपनी सारी एनर्जी लगाता है। तो इसमें जो परेशानी की जो भावनाएं जो होती है, उनके जो आवेग होते हैं, उनको व्यक्त करने के लिए अपना सही तरीका खोजना जरूरी होता है। कोई डांस करता है, तो इस तरीके से अपना गुस्सा निकालना या प्यार निकालना या दर्द निकालना, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। ट्राई टू डेवलप ए सेंस ऑफ ह्यूमर, तो इसमें वही आपको क्या डेवलप करना है, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब हो जाता है कि भाई हास्यबोध चीजें जो होती है उनको डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर यानी कि किस तरीके की आपकी सेंस है, किस तरीके की आपका आईक्यू लेवल है, तो उसको भी डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है टू एस्टेब्लिश सेवरल मेजर इन द लाइट ऑफ एबिलिटीज एंड द इंडिविजुअल क्वालिटीज। ठीक है, तो इसमें जो हमारी की जाती है जितनी भी प्रकार की हमारी जो क्वालिटी है, इंडिविजुअल क्वालिटी है या फिर हमारी एबिलिटीज होती है, यानी कि जितनी भी हमारी एबिलिटी है, कितनी भी क्षमता है या फिर हमारे जो गुण हैं यानी कि हमारी क्वालिटी है, तो उनके
जो है प्रमुख जो जो चीजें हैं, यानी कि उनके अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, तो उनको भी हमारा जो है स्टेब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी हमारे अंदर कौन कौन सी क्षमता है, क्या कर सकते हैं हम, कौन सा टैलेंट हमारे अंदर है, कौन सी क्वालिटीज हमारे अंदर है, तो सबसे पहले उन चीज को जानना है। और जो जिसने जिसने हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, जिसमें हम बहुत ही ज्यादा रुचि लेते हैं, तो उसको स्टेब्लिश करना जरूरी होता है। तो उसको स्टेब्लिश करना चाहिए, ये मेरे अंदर क्वालिटी है, ये मेरा गुण है, इसके हिसाब से मैं चीजों को आगे बढ़ा सकती हूँ। और एबिलिटी कितनी है उस काम को करने के लिए, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है टू बुलिट द हैबिट ऑफ द इंजॉइंग द प्रेजेंट बाय द इंटर इसमें आ जाता है इंटरनल एंजाइंग ऑफ द चार्म्स टू वर्ड्स। तो इसके अंदर आ जाएगा बुलिट द हैबिट, यानी कि आप दुनिया के जितने भी हमारे आकर्षक और जितने भी जो चीजें होती है, यानी कि इंटरलाइजिंग जो हमारी चीजें होती है, आत्मसात हम जिसको बोलते हैं, उनको करने के लिए जैसे कि चार्म टू वर्ड्स, तो इसमें जो वर्तमान का आनंद लेने की हमारी जो आदतें होती है ना, यानी कि जो भी हमारा समय है वो अभी है, ठीक है, तो उसका आनंद लेने की जो हमारी जो आदतें होती है उसको डेवलप करना चाहिए। यानी कि ना तो हमें पिछली चीजों को सोच के परेशान होना है, ना ही हमने भविष्य के बारे में चिंता करनी है। हम जो भी है दुनिया का जो आकर्षण है या कोई भी चीज है, उसमें ऐसा आत्मसात होना चाहिए, इतना इंटरलाइजेशन होना चाहिए कि भाई हम जो अब का जो वर्तमान का जो समय है उसको अच्छे से इंजॉय करें, ठीक है। क्योंकि हम पिछली बातों को सोच के भी जो नेगेटिव चीजें सोच लेते हैं उसे भी सोच के परेशान होते हैं, और अगर हम फ्यूचर के बारे में ऐसी चीजें सोचते हैं तो भी डेफिनेटली हम क्या है एडजस्ट नहीं कर पाते किसी के साथ भी। तो वही इसमें जो है वर्तमान में जीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है टू बी करेज इन क्राइसिस। तो भी संकट के समय जो है कैसा होना चाहिए, करेज होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, ठीक है। तो भी किसी भी तरीके का अगर चीजें हैं, संकट है या फिर कोई भी समस्या, तो आप उस समय क्या हो सकते हैं, आप उसको उस समय साहसी बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपना आ जाता है इसमें अपनी विशिष्टता को लेकर अत्यधिक क्या रहना है, यानी कि नॉट बी द कॉन्शियस अबाउट द यूनिकनेस। तो यूनिकनेस हमारी क्या रहती है, अपनी जो भी कोई किसी भी तरीके की आपके अंदर यूनिकनेस है, यूनिकनेस यानी कि विशिष्टता, यानी कि किसी भी प्रकार की आपके अंदर नई क्वालिटी है, लोगों से हटकर आपके अंदर कोई चीज है, ठीक है। अगर आपके अंदर यूनिकनेस है तो उसके बारे में, और ओवर कॉन्शियस जो हमारा होता है, तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा सचेत नहीं रहना कि भी मेरे अंदर की ये चीज है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है, कोई यूनिकनेस है, कोई ओवर कॉन्शियस की अगर आपके अंदर कोई चीजें हैं, तो उसको लेकर के ज्यादा आपको क्या नहीं रहना है, ओवर कॉन्शियस नहीं होना है, ज्यादा सचेत नहीं रहना यूनिकनेस को लेकर के। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सीकिंग लव, एडवेंचर, सेफ्टी एंड सक्सेस। तो इसमें हमारा आ जाता है आपने क्या करना है, जितना भी प्यार है या भी किसी भी तरीके के एडवेंचर्स हैं, कोई भी हमारी सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन है, और सुरक्षा और जो भी हमारी जो सक्सेस है उसकी तलाश, ये जीवन में ये चीजें चलती रहती है हमारी, की भी प्रेम है, किसी भी तरीके का एडवेंचर है, हमारी सेफ्टी सुरक्षा से संबंधित चीजें हैं, या फिर हमारी सक्सेस है सफलता से संबंधित चीजें हैं, तो ये तलाश से संबंधित चीजें हैं, ठीक है। तो वो एडवेंचर हमारी तलाश हो जाती है, तो इससे संबंधित चीजें जो है वो हमारे जीवन में चलती रहती है। तो इन चीजों को अगर आप चलाते रहेंगे ना, तो जो हेल्थ एडजस्टमेंट, आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि आप मानसिक रूप से दूसरी चीजों के बारे में स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो आपकी समस्याएं जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है टू डेवलप ए प्रॉपर फिलोसफी एंड ट्राई टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द लाइफ कंडीशन। तो भाई एक उचित जो हमारे जो चीजें होती है ना, तो इसको डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर फिलोसफी होनी चाहिए हमारी, यानी कि जो हमारी दर्शन जो होता है ना, उचित दर्शन जो है, यानी कि फिलोसफी जो है उसको डेवलप करना, और जो हमारा जीवन होता है उसमें जितनी भी हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि जो परिस्थितियां होती है, उनके अनुसार खुद को ढालने का प्रयास जो है वो करना चाहिए, ठीक है। एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द लाइफ कंडीशन, तो जीवन की जो भी हमारी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपने, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने का प्रयास जो है वो आपने करना है, ठीक है। ट्राई टू फाइंड ऑफ द perspective that will help reaching the securely level। तो भाई इसमें जो आप ट्राई टू फाइंड, तो आप किस चीज के लिए, क्या चीजें करने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, तो जो हमारा पर्सपेक्टिव हमारा क्या रहता है, यानी कि हमारी जो सुरक्षा स्तर है तक पहुंचने में जो सहायक चीजें होती है, यानी कि हमारे प्रोटेक्शन के स्तर तक पहुंचने के लिए जो चीजें जरूरी होती है, जो सहायक होती है ना, तो वो जो हमारा किसी भी तरीके का जो पर्सपेक्टिव है, यानी कि जो दृष्टिकोण है, उसको खोजने का प्रयास हमेशा करना चाहिए कि किस तरीके से प्रोटेक्शन में रहे, सुरक्षित रहे। तो उस स्तर तक पहुंचने के लिए आप जो दृष्टिकोण है उसको खोजने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एंड नर्स। तो भाई जो हमारी जो नर्स होती है उसके वो जो है हमारा जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो चीजें होती है, नर्स उनके साथ किस तरीके से एडजस्ट करेगी, तो ये चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो वो हमारे इसके अंदर आ जाती है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग डिफेंस मैकेनिज्म विल अनेबल द नर्स ऑफ सपोर्ट द पेशेंट एंड हिज फैमिली। तो भी सबसे पहले नर्स जो है वो क्या करेगी, नर्स जो अंडरस्टैंड करेगी, यानी कि जो भी हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि जो भी तंत्र है उनको समझने के लिए नर्स जो है जो पेशेंट होता है उसके परिवार को सहायता प्रदान कर सकेगी, ठीक है। तो उसको समझेगी तभी तो उनको सहायता प्रदान करेगी, पेशेंट एंड हिज फैमिली, ठीक है। डिनाइल फॉर एग्जाम्पल, तो भाई इसमें जो हमारा एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे, इज ए कॉमन रिएक्शन टू ए सीरियस डायग्नोज और एट द टाइम ऑफ डेथ। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण के तौर पर इसे देखें कि गंभीर बीमारी में अगर किसी तरीके का डायग्नोज करना है, या फिर डेथ के समय मतलब कि डेथ के समय इनकार करना, ये एक आम प्रोसेस हो सकता है, ठीक है।
तो इसके अंदर मतलब एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने कॉमन रिएक्शन क्या दिखाया, कॉमन रिएक्शन क्या है कि जब डायग्नोज का समय भी गंभीर बीमारी के समय पर, या फिर गंभीर बीमारी का जो डायग्नोज करना उसके समय पर, या फिर जो उसकी डेथ वगैरह अगर किसी की हो जाती है उसके समय पर किसी तरीके का इनकार करने का जो प्रोसेस होता है ये इसके अंदर आ जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो हमारी किस तरीके की होगी, इनकार, इसमें तो इनकार कर दिया है तो फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। और पेशेंट एंड हिज फैमिली शुड बी द अलाउड दैट इन ए सिचुएशन अंटिल दैट द प्रिपेयर टू फेस द रियलिटी। तो इसमें क्या करते हैं, जो पेशेंट हमारा होता है जो उसके परिवार होते हैं ना, तो उसकी स्थिति को तब तक नकारने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक वो हमारा जो कि रियल से उसका सामना करने के लिए तैयार न हो जाए। ठीक है, तो जब तक नकारा जाता है जब तक वो रियलिटी का सामना करने के लिए तैयार न हो जाए। ठीक है, यानी कि कोई पेशेंट अगर किसी चीज से वो बीमारी बहुत ज्यादा गहरी है उसकी, या फिर किसी की डेथ हो गई है, तो पेशेंट को इस सिचुएशन तक नहीं बताया जाता जब तक वो उस चीज को नकारता नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल मेंटली एडजस्ट नहीं हो जाता है, जब तक वो प्रिपेयर नहीं हो जाता है, तो रियलिटी को फेस करने के लायक अगर वो नहीं हो जाता है तब तक आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। ठीक है, द पेशेंट विल बी ओपन प्रैक्टिस रिग्रेशन से थ्रू टीयर्स ऑफ थम्बलिंग डिमांड द स्पेशल ट्रीटमेंट। और अगर जो पेशेंट होता है अक्सर जो आज सुबह कर कांप कर या फिर कोई मतलब कि अलग प्रकार से जो ट्रीटमेंट होता है उसकी मांग करके पीछे हटने का जो है जो अभ्यास है वो करता है। ठीक है, तो मतलब कि पेशेंट की आदत होती है कि वो रोएगा और आंसू बहाएगा या कांपेगा तो वो मतलब ट्रीटमेंट से पीछे हटने की कोशिश करता है, अभी मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, मुझे दर्द होता है, वो उन चीजों से बचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सम पेशेंट में भी आल्सो प्रैक्टिस विड्रॉल्स एंड शुड बी अलाउड टू डू सो। तो भाई कुछ पेशेंट हमारे कैसे रहते हैं, कुछ पेशेंट होते हैं जो कि हमारा किस तरीके का अभ्यास करते हैं थ्रू द सम पेशेंट में भी द प्रैक्टिस ऑफ विड्रॉल्स। तो कुछ पेशेंट जो है वो अलगाव का जो कि जो हमारी चीजें होती है उसका अभ्यास करने का भी प्रयास कर सकते हैं, यानी कि अलग थलग रहने का प्रयास भी कर सकते हैं। और इसमें मैनी पेशेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअलाइजेशन अबाउट द सीरियस सिकनेस एंड द प्रोग्नोसिस जस्ट लाइक द नर्स एंड अदर मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या रहता है, इसमें अलगाव का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें ऐसा करने की जो अनुमति होती है वो दी जानी चाहिए कि भाई वो इस तरीके से जो कर रहा है तो इस तरीके से उसे जो है परमिशन जो है दी जाती है। प्रैक्टिकल विड्रॉल्स अलाउड टू डू टू सो, तो उसको भी अलाउड कर दिया जाता है कि इस तरीके से अगर वो अलग रहने का अलग थलग रहने का अगर वो कोशिश करता है तो उसे परमिशन दे देनी चाहिए। और कुछ पेशेंट हमारे कैसे रहते हैं, इसमें जो हमारे एक अनुमति दी जानी चाहिए, और जो रोगी और जो नर्स होते हैं ना उनकी जो हेल्थ होती है तो उसमें कई सदस्यों को मतलब कि कई जो हमारे सदस्य होते हैं उनकी तरह ही किसी भी गंभीर बीमारी या फिर रोग या पहले से ही पता हो किसी बीमारी का तो उसके बारे में मतलब क्या करते हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल्स यानी कि बौद्धिक रूप से सोचते हैं। बहुत ही सीरियस सिकनेस से प्रोग्नोसिस जो हमारे रहते हैं उनके बारे में बहुत ही जो है सीरियसली सोचा जाता है, जस्ट लाइक द नर्स एंड द मेंबर ऑफ हेल्थ। तो वही जो नर्स होती है वो और जो हेल्थ मेंबर होते हैं वो बहुत ही सीरियसली अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार पेशेंट की सारी चीजों के बारे में सोचते हैं। और आइडेंटिफिकेशन से कैन बी द सीन ऑफ द पेशेंट वी रियरली हैव ऑन द नर्स एडवाइस एंड स्पॉट। तो भाई इसमें क्या करती है फिर जो नर्स जो होती है वो जो रोगी होती है उनकी जो सारी की सारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो देखी जाएगी, और जो नर्स जो होती है उसको क्या करेगी, सलाह और जो पूरे रूप से उसको सहयोग देगी, और बहुत ही जो मतलब कि जो बहुत अधिक जो निर्भर रहते हैं तो उनको सलाह भी दी जाती है और नर्स जो उनको समर्थन भी करती है। कैसे पेशेंट को, जो पेशेंट जो है कैसे होते हैं, जो पेशेंट रियली हैवीली नर्स एडवाइस एंड सपोर्ट। तो वही जो ज्यादा निर्भर होते हैं, ज्यादा ही दूसरे पर निर्भर होते हैं, भाई बहुत ज्यादा मानसिक रूप से या फिर इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं तो वो दूसरे पर उनको सलाह भी दी जाती है, सपोर्ट भी दिया जाता है। दे एक्सपेक्ट दैट द देयर नीड विल बी मीट एंड दैट नथिंग विल बी एक्सेप्ट टू देम। तो भाई इसमें जो होता है हमारा, यानी कि वो उम्मीद करते हैं कि सभी जो जरूरतें पूरी जो हमारी की जाएंगी ना, यानी कि वो किस चीज की उम्मीद करेंगे, उनके वो इस चीज की एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे से कि भी जो हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी की जाएंगी और उनसे कुछ भी अपेक्षित नहीं होगा। ठीक है, तो पूरी की पूरी हमारी जो जरूरतें हैं ना वो अच्छी तरीके से पूरी की जाएंगी, वो अपेक्षित नहीं होगा, मतलब उनकी ये सोच होती है कि भी जो हम कह रहे हैं वो हमारा पूरा किया जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफिकेशन कैन बी द यूज ऑफ द कंस्ट्रक्टिवली टीच प्रॉपर हेल्थ केयर। तो भाई जो नर्स होती है ना, नर्स के लिए पहचानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और जो पहचान के लिए उपयोग हमारा जो स्वास्थ्य देखभाल होती है वो सारी सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि स्वास्थ्य देखभाल में कौन कौन सी चीजें की जाती है। ठीक है, तो नर्स जो है वो सारी की सारी जो चीजें है ना वो स्वास्थ्य देखभाल सिखाएगी, और पूरा का पूरे रचनात्मक रूप से जो है कि सारी की सारी देखभाल जो पेशेंट को सिखाएगी और उनकी सारी की सारी देखभाल भी करेगी। तो ये फिर सारे का सारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है नर्स के लिए। तो नर्स जो है सारी की सारी जिम्मेदारी उठा के रखती है कि मानसिक रूप से उसको स्टेबल करो, उसकी देखभाल करो, उसकी आइडेंटिफिकेशन करो, उसको किस तरीके की प्रॉब्लम है, और प्रॉपर फिर जो उसको जो हेल्थ केयर देनी होती है वो दी जाती है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया कि पेशेंट हु मस्ट डील विद द स्ट्रेस ऑफ सीरियस इलनेस मे शिफ्ट the blame for their condition into the nurse of projections. They may complain of a poor nursing care to nurse who the actually very skillful.
तो भाई इसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, पेशेंट हाउ मस्ट डील विद स्ट्रेस। तो भाई जो हमारी जैसे कि जो बहुत ज्यादा अगर गहरी बीमारी है तो उसके अंदर क्या होएगा, पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा बीमार है, उसके अंदर क्या होता है, उसको स्ट्रेस होता है, सीरियस स्ट्रेस। तो भाई उसके अंदर बहुत ज्यादा तनाव से अगर वो जूझ रहा है मरीज, तो वो उसकी जो अपनी स्थिति के लिए जो है वो नर्स को दोषी ठहरा सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अपनी सीरियस बीमारी के लिए वो क्या करेगा, ब्लेम कर देगा कंडीशन इनटू द नर्स। तो अपनी इस कंडीशन के लिए वो नर्स को जो है ब्लेमिंग कर सकता है, अपने स्ट्रेस के लिए वो नर्स को जो है दोषी ठहरा सकता है। तो दे मे कंप्लेन ऑफ द पुअर नर्सिंग केयर टू ए नर्स हु द एक्चुअली वेरी स्किलफुल। तो भाई इसके अंदर इसमें फिर क्या हो जाता है कि वो दोषी तो ठहरा ही सकता है, तो एक कुशल मतलब कि बहुत ही सही नर्स से भी खराब नर्सिंग देखभाल की शिकायत कर सकते हैं। मतलब कि एक बहुत अच्छे तरीके से जो देखभाल करती है ना नर्स, उसकी भी शिकायत आ सकती है कि भाई उसने अच्छे से देखभाल नहीं की है। ठीक है, तो इस तरीके की जो हरकतें हैं वो पेशेंट कर सकता है। नर्स शुड बी नॉट शो एंगर एंड द रिलेट बट शुड बी द इंकरेज द पेशेंट टू बी एक्सप्लोर ऑफ द रियलिस्टिक इफेक्ट टू देयर सिचुएशन। तो भाई नर्स जो है उसको क्या करना है, फिर नर्स को जो है गुस्सा नहीं दिखाना है। ठीक है, नॉट शो एंगर, तो नर्स को जो है गुस्सा नहीं दिखाना है, और ना ही जो है किसी प्रकार का जो है उसने प्रतिक्रिया देनी है। ठीक है, उससे रिलेटेड किसी प्रकार की ना प्रतिक्रिया देनी है और ना ही उसने गुस्सा दिखाना है, बल्कि जो भी पेशेंट रहते हैं उनकी स्थिति की जितनी भी हमारी जो रियलिस्टिक जो हमारे एक्सेप्टेंस जो हमारी होती है, यानी कि वास्तविक पहलू जो होती है उनको समझने के लिए क्या करना है, उसी सिचुएशन को समझने के लिए इंकरेज करना है, पेशेंट को इंकरेज करना चाहिए। तो किसी प्रकार का गुस्सा नहीं करना है, और रियलिस्टिक जो हमारी चीजें जो है उस चीजों से संबंधित जो चीजें उनको समझने के लिए और सिचुएशन को समझने के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, बोथ वेल एडजस्टेड इन द माल एडजस्टेड इंडिविजुअल मेक यूज ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म फॉर देयर डेली लाइफ। तो इसके अंदर आ जाता है, यानी कि जो हमारी एडजस्ट और मॉल एडजस्टमेंट जो हमारी रहती है, दोनों प्रकार के जो इंसान है वो दैनिक जीवन में क्या है, हमारे दैनिक जीवन में क्या करते हैं, वो डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि दैनिक जीवन में जो रक्षा तंत्र होते हैं उसका उपयोग करते हैं। तो भाई हमारे एडजस्टमेंट और मॉल एडजस्टमेंट में इंडिविजुअल यानी कि हर इंसान जो है डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि अपनी सुरक्षा तंत्र जो होते हैं डेली लाइफ में उनका इस्तेमाल करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। द वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल्स अस देम ऑफ द स्प्रिंगली and in socially desirable way, whereas the maladjusted individual including of the psychotic and the neurotic use the too frequently and the improperly। तो इसके अंदर क्या रहता है, जो भी इंसान यानी कि कोई भी वेल एडजस्टेड पर्सन जो होता है, यानी कि जो एडजस्टेड इंसान होता है उसका उपयोग जो है संयम से और सामाजिक रूप से अलग तरीके से वो कर सकता है। जबकि एक मनोविकार अगर किसी इंसान के अंदर है, मेंटली प्रॉब्लम है या फिर नर्वस सिस्टम की कोई अगर प्रॉब्लम है, तो ऐसा जो इंसान होता है, मॉल एडजस्टमेंट व्यक्ति जो होता है, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में और अनुचित तरीके का उपयोग कर सकता है। यानी कि जो एडजस्टेड समझा हुआ सुलझा हुआ जो इंसान है, संतुलित व्यक्ति है, वो उसी चीज को अच्छे तरीके से करेगा। जबकि कोई मनोविकार किसी के अंदर है, ठीक है, और जो हमारे साइकोटिक प्रॉब्लम अगर उसके अंदर है, तो वही क्या करेगा, उस एडजस्टमेंट को उस तरीके को का उपयोग जो है वो गलत तरीके से करेगा। तो ये एडजस्टमेंट और मॉल एडजस्टमेंट जो है ये एक व्यक्ति के अंदर होती है कि वो उस सिचुएशन को हैंडल तो कर रहा है, लेकिन जो एक एडजस्टेड पर्सन है वो किस तरीके से हैंडल कर रहा है, एक मॉल एडजस्टेड जो पर्सन है वो उस चीज को किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो यही देखना होता है इसमें। तो ये एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एंड नर्स है, नर्स के लिए बताया गया कि एक नर्स जो होती है उसको पेशेंट के साथ किस तरीके से एडजस्ट करना है, उसके जो रिलेटिव होते हैं उसके साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, डॉक्टर के साथ कैसे एडजस्ट करना है, और एक ऐसा पेशेंट जो कि उसी के ऊपर ब्लेम डाल रहा है तो उसके साथ किस तरीके से एडजस्ट करके चलना है, और किस चीज का रिएक्शन देना है और किस चीज का रिएक्शन नहीं देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर हम। तो भाई अब हम जानेंगे कुछ हमारे मैकेनिज्म है जो कि मैकेनिज्म को डिफाइन किया गया है। तो मैकेनिज्म को यहाँ डिफाइन किया गया है, तो इन्होंने बताया सबसे पहला जो हमारा मैकेनिज्म है वो हमारा इसके अंदर आ जाता है रिप्रेशन। तो भी रिप्रेशन से हो जाता है किसी भी चीज को मतलब कि प्रेशर करना या किसी भी चीज को दबाना। तो इसमें बताया गया अनकॉन्शियसली फॉर गेटिंग अनप्लेसमेंट एक्सपीरियंस। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा अनकॉन्शियसली यानी कि चेतन और अवचेतन मन होता है ना जिस तरीके से, तो अनकॉन्शियसली जो हमारी चीजें होती हैं उसके रूप में जो हमारी जो चीजें जो मतलब कि अप्रिय अनुभव होते हैं, यानी कि जो हमारे अनप्लेसेंट यानी कि हमें खुशी देने वाले जो अनुभव जो हमारे होते हैं, तो उनको भूल जाना। ठीक है, तो ये हमारे जो तंत्र होते हैं इसको डिफाइन किया गया है कि भाई जो चीजें हमें पसंद नहीं है अवचेतन मन से यानी कि अनकॉन्शियसली उनको छोड़ देना, उनको दूर कर देना। ठीक है, या फिर उनको भूल जाना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें रिएक्शन फॉर्मेशन। तो रिएक्शन फॉर्मेशन हो जाता है कि भाई रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है, किसी भी चीज को लेकर के जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, तो उसको बनाना, प्रतिक्रिया को बनाना, फॉर्मेशन करना, बनाना, रिएक्शन, प्रतिक्रिया। तो किसी जो है रिएक्शन फॉर्मेशन हमारी हो जाती है स्ट्रांगली एक्सपीरियंस जो हमारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं एक्सपायरिंग दैट द रिवेज ऑफ व्हाट ऑन फील्स। तो उन्होंने बताया कि जो अपना मन होता है ना, यानी कि अपने ही मन के अंदर अगर किसी भी प्रकार की भावना है मतलब कि अपने अपने मन की भावना के जो बिल्कुल हमारा वैसे जाता है ना, अगेंस्ट जाता है, तो उसके भाव को दृढ़ करना यानी कि कठोर करना,
और कठोरता से उसको मतलब व्यक्त करना, इस तरीके से हमारे रिएक्शन फॉर्मेशन हो जाती है। तो रिएक्शन फॉर्मेशन यानी कि जब हम किसी भी चीज का रिएक्ट जब हम करते हैं तो उसको स्ट्रांगली एक्सप्रेस करेंगे और रिवीज ऑफ व्हाट ऑन फीलिंग, तो जो हमारी फीलिंग्स होती है, जो हमारी भावना होती है, उनको बहुत ही दृढ़ता से व्यक्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन के अंदर हमारा आ जाएगा कि प्रोजेक्शन हम किस तरीके से करें, प्रक्षेपण, पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रोजेक्शन हिंदी में, इंग्लिश में ही पता है। तो इसमें क्या हो जाता है, प्रेजेंटिंग दैट द अदर हैव देयर ओन फीलिंग। तो इसमें क्या हो जाता है, ये होता है दिखावा करना। ठीक है, प्रोजेक्शंस में होता है दिखावा करना, और दूसरों को की मतलब कि दूसरों की जो अपनी भावनाएं होती हैं, ठीक है, तो ये दिखावा करने की दूसरों की अपनी भावनाएं होती हैं कि वो दिखावा कर रहे हैं उस चीज का, तो अपनी भावनाएं होती हैं उनको कि वो किस तरीके से दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिसोशलाइजेशंस। तो जो हमारा इसके अंदर रिसोशलाइजेशन के अंदर हमारा होता है मेकिंग एक्सक्यूज, गिविंग ए रीजन डिफरेंट फॉर द रियल वन फॉर व्हाट वी आर डूइंग। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज यानी कि बहाने बनाना अपने काम के लिए, अपने काम के लिए जो असली जो कारण होता है, या फिर अलग कारण बताना, मतलब कि बहाने बनाना किसी प्रकार से, कोई हो सकता है कि कोई कारण जो सच भी हो सकता है और ऐसा हो सकता है कि वो कारण जो है सही भी ना हो। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, उसमें बहाने बनाना उसको बोलते हैं, सोशलाइजेशन इसमें बोला जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे कौन कौन से मैकेनिज्म है और उनकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे जो मैकेनिज्म इसके अंदर आ जाते हैं, तो मैकेनिज्म के अंदर इसमें मिलेंगी साथ में डेफिनेशन। तो सबसे पहले इसमें आता है मैकेनिज्म हमारा आ जाता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन के अंदर तो आपको पता है कि जो हमारी बौद्धिक जो क्षमता होती है उसको लेकर के हमारी डेफिनेशन बनाई गई है, जैसे कि इसमें बनाया गया डिस्टेंसिंग वन सेल्फ ऑफ द इमोशन सिचुएशंस बाय द अब्स्ट्रैक्ट टॉकिंग और थिंकिंग। तो इन्होंने बताया कि जो भी हमारी किसी भी तरीके की बातें होती हैं या विचार होते हैं, तो उसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार के जो इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हमारी रहती है ना, यानी कि इमोशनल जो हमारी परिस्थिति रहती है, उनसे खुद को दूर करने का काम करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स, यानी कि हमें पता है, हम अपनी बौद्धिक क्षमता लगाते हैं कि भाई यहाँ जहाँ पर हम इमोशनल हो रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इमोशनल सिचुएशंस खराब करने की जरूरत नहीं है। तो हम वहां पर किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, अपने इंटेलेक्चुअलाइजेशन यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल करके हम उस भावना जो स्थिति है भावना की हमारी, उससे दूर भागने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, यानी कि भागने की कोशिश इन द सेंस कि हम अपने आप को उससे दूर रखते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये सही भी है, ज्यादा इमोशनली ड्रेन होना अच्छा नहीं होता है। और डिस्प्लेसमेंट हमारी इसके अंदर आ जाती है। डिस्प्लेसमेंट हमारी किसी भी चीज का विस्थापन जब हम करते हैं, तो इसमें डिस्चार्जिंग पेंट अ फीलिंग ऑफ द पर्सन लेस डेंजरस देन दोज हु इंटेंशनली अराउज्ड इन द इमोशंस। तो भाई इसमें डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से करेंगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है हमारा कि जो हमारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो कि दबे हुए होते हैं। ठीक है, तो हमारी दबे हुए इमोशंस होते हैं, तो उन लोगों पर निकालना जो कि उन लोगों की तुलना में कम खतरनाक होते हैं जिन्होंने शुरू में उन भावनाओं को जगाया था। यानी कहने का डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि भाई कोई बॉस है, वो अपने नौकर को डांट करके चला जाता है, तो जो नौकर है वो बॉस के ऊपर तो चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि वो उससे ज्यादा ताकतवर है, तो वहां नहीं बोलेगा, वो किस पर चिल्लाएगा, कोई और पीएन वगैरह है या नीचे काम करने वाला है, वो उसके ऊपर चिल्लाएगा। तो जो दबी हुई भावनाएं होते हैं उन लोगों पर निकालते हैं जो उनकी तुलना में कम खतरनाक होते हैं, जिसने की शुरू में उन भावनाओं को जगाया था। तो ये चीजें हमारी जो रहती हैं, तो किसी भावना किसने जगाई, वो भावना जो है गुस्से की भी हो सकती है, प्यार की भी हो सकती है, जिसने भावना जगाई है वो ज्यादा ताकतवर था और आपने इमोशंस कहाँ निकाले, जो आपसे कम था। ठीक है, तो इस तरीके की हमारी जो सिचुएशन होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। एक जगह से दूसरी जगह पे चीजें चली जाती हैं, तो वो हमारी आ जाती है डिस्प्लेसमेंट के अंडर। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है रिग्रेशंस। तो रिग्रेशंस के अंदर क्या आ जाएगा, एक्टिंग जो हमारी इनमेच्योरली चीजें हमारी आ जाती हैं। ठीक है, तो एक्टिंग इमेच्योरली चीजें हमारी, जैसे कि रिग्रेशन आ जाता है, रिग्रेशन होता है वापसी, और एक्टिंग इमेच्योरली हमारी चीजें आ जाएंगी ऐसा व्यवहार करना जो कि मेच्योर ही नहीं है, अपरिपक्वपूर्ण हम जिसको बोलते हैं हिंदी में, यानी कि इमेच्योर व्यवहार करना सीधी सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सबमिशंस। तो सबमिशंस हम किसको बोलते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऊंचा ऊंचा बनाने की कोशिश करते हैं, ऊंचा बनाने का कार्य जो करते क्रिया करते हैं, तो हमारा सबमिशंस के अंदर आ जाएगा, जैसे कि डायरेक्टिंग और अनएक्सेप्टेबल डिजायर इन टू सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जैसे कि डायरेक्टिंग अनएक्सेप्टेबल डिजायर जो हमारी होती है, यानी कि जो इच्छाएं स्वीकार करने योग्य नहीं होती हैं। ठीक है, यानी कि अनएक्सेप्टेबल डिजायर यानी कि जो इच्छाएं स्वीकार करने योग्य नहीं होती हैं, और सामाजिक रूप से जो हमारी एक्सेप्टेबल बिहेवियर, और सामाजिक रूप से जो हमारी वो एक्सेप्टेबल व्यवहार में परिवर्तित कर देती है, तो वो हमारा सबमिशन हो जाता है कि भाई इस तरीके की इच्छाएं जो कि स्वीकार्य नहीं है, और फिर उनको जो है व्यवहार में चेंज करके एक्सेप्टेबल बनाया जा सकता है। तो इस तरीके की जो मैकेनिज्म होते हैं वो हमारा सबमिशन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान करना, फाइंडिंग ऑफ द सेटिस्फेक्शन थ्रू व्हाट ऑफ अनदर पर्सन डज। तो भाई इसमें क्या आ जाता है आइडेंटिफिकेशन के अंदर, पहचान के अंदर, कि भाई दूसरे व्यक्ति का जो काम है उसमें संतुष्टि प्राप्त करना।
यानी कि दूसरे जो इंसान है उनके काम से संतुष्टि अगर मिल जाती, फाइंड सेटिस्फेक्शन थ्रू व्हाट अनदर पर्सन डज, तो भी दूसरे पर्सन का जो काम है उससे सेटिस्फेक्शन ढूंढना या मिल जाना। तो इसमें आ जाता है हमारा कंपनसेशन। कंपनसेशन के अंदर आ जाएगा वर्किंग हार्ड ऑफ मेक अप फॉर ए वीकनेस और आइडेंटिटी वीकनेस ऑफ द डेफिशिएंसी। तो अब इसमें आ जाएगा जैसे कि कंपनसेशन किया जाता है। कंपनसेशन होता है मुआवजे को बोल देते हैं भी, किसी भी जो कमजोर इंसान है उसकी कमी की भरपाई करने के लिए जो कड़ी मेहनत की जाती है, ठीक है, तो वो हमारा मुआवजा जो होता है वो होता है वर्किंग हार्ड मेकअप। तो वही बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है अप द वीकनेस ऑफ डेफिशिएंसी, यानी कि कमजोरी जो होती है, कमजोरी की कमी जो होती है उसके लिए कड़ी मेहनत करके जो उसकी भरपाई की जाती है वो हमारा कंपनसेशन बोला जाता है। तो वहाँ पर कंपनसेशन का मैकेनिज्म अपना आ जाता है। और नेक्स्ट हमारा हो जाता है डिनाई करना किसी चीज को। तो डिनाई होता है सीधा इनकार करना, रिफ्यूजिंग द बिलीव दैट द समथिंग अनप्लेस्ड एग्जिट। तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाता है कि भी किसी भी जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है तो उसका जो किसी भी प्रकार का जो अस्तित्व है उसको मानने से बिल्कुल इनकार कर देना। यानी कि जो चीज हमें अच्छी ही नहीं लगती है, जिस चीज को हम मानते ही नहीं है, हमारा विश्वास ही नहीं है, तो उसको मतलब कि साफ तौर से उसको मना कर देना, एग्जिट कर देना, बाहर कर देना, इनकार कर देना, तो वो हमारी डिनाई के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी फैंटेसी। फैंटेसी क्या है? फैंटेसी तो एक तरीके की हमारी कल्पना होती है कि भाई सपने देखना। विड्रॉल द मेक ऑफ बिलीफ वर्ल्ड व्हेन फेसेस विद द रियल प्रॉब्लम। तो इसमें क्या करते हैं कि वास्तविक जितनी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है ना उनका सामना करने के लिए हम क्या करते हैं, फैंटेसी दुनिया में वापस चले जाना। ठीक है, तो उन चीजों का सामना करने की बजाय हम जो है काल्पनिक दुनिया में वापस चले जाते हैं और वास्तविक जो समस्या है उनका सामना करने पर, ठीक है, तो काल्पनिक दुनिया में फिर से चले जाते हैं कि भाई हम सोचते रहते कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, उसने ये किया था, तो वो हमारी फैंटेसी वाली चीजें आ जाएंगी इसमें। कन्वर्जन हो जाता है। कन्वर्जन हो जाता है किसी चीज को चेंज करना, किसी चीज में परिवर्तन लाना। तो इसमें इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एक्सप्रेस्ड बाय द फिजिकल इलनेस एंड द फिजिकल सिम्टम विदाउट एनी ऑर्गेनिक कॉज। तो भी इन्होंने बताया कि कन्वर्जन में हो जाता है जिस भी प्रकार के हमारी इमोशंस हैं, तो इमोशंस यानी कि हमारी भावनाओं में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि संघर्ष हमारा आ रहा है, तो किसी भी जो है ऑर्गेनिक के कारण जो है शारीरिक बीमारी है या फिर हमारी जो शारीरिक रूप से किसी भी तरीके के सिम्टम के रूप में व्यक्त हो सकता है। यानी कि अगर हमारा इमोशंस कॉन्फ्लिक्ट है ना, हम स्ट्रेस ले रहे हैं, मन में किसी भी प्रकार से हम दुखी हैं, तो भाई वो किसी भी तरीके से हमारा शारीरिक सिम्टम जो है उसमें नजर आ सकते हैं, बीमारी में वो परिवर्तित हो सकते हैं, आपकी मानसिक बीमारी शारीरिक बीमारी में कन्वर्ट वो चीजें हो सकती हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि भाई जो आपके इमोशंस हैं वो किस तरीके से कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन होता है दमन करना, यानी कि दबाना किसी चीज को। और इसमें आ जाता है हमारा इंटरनेशनल से पजिंग। इसके अंदर आ जाएगा कि भाई हमारा इंटेंशनल जो हमारी पुशिंग की जाती है, पुशिंग यानी कि धकेलना अवे फ्रॉम ऑफ द अवेयरनेस एंड सर्टेन इन वेलकम आइडियाज मेमोरीज एंड फीलिंग्स। तो भाई इंटेंशनली अगर देखा जाए तो भाई कुछ बहुत मतलब कि हमें अच्छे नहीं लगते, मतलब कि कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी भावनाएं जो कि मतलब कि जानबूझकर जो हमारी अवेयरनेस को दूर धकेल देती हैं। मतलब कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जीवन में, अवेयर है उस चीज के बारे में लेकिन अवेयरनेस को दूर धकेल देंगे, हम उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा सप्रेशन हो जाता है। सप्रेशन किस चीज का हो गया? इमोशन जो है वो इतने हावी हो गए हैं कि हमें जिस चीज की अवेयरनेस है, जानकारी इंसान का हमें पता है धोखेबाज है, ये झूठा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी इसकी बातों में आ जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं, तो वो एक तरीके का सप्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो हमारे किसी प्रकार के विचार है, मेमोरीज है, फीलिंग्स हैं, तो उसमें जानबूझ कर उनको जो है दूर धकेला जाता है और जो चीजें हमें पसंद नहीं है उनके बारे में है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को लेकर के हम जानबूझ के जो है जागरूकता से दूर धकेलना हमारे इसके अंदर आ जाता है एक्सप्रेशन के अंदर। तो भैया हमारे बहुत सारे मैकेनिज्म इसके अंदर थे, एडजस्टमेंट के मैकेनिज्म है हमारे। तो ये जो एडजस्टमेंट का जो टॉपिक है हमारा साइकोलॉजी के अंदर, ये हमारा कंप्लीट होता है यहीं पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके साथ। तो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहिए। बाय बाय।